हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी कि एसपीसीसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एसपी सब्जेक्ट। आप लोगों को पता होगा कि एसपी के दो भाग होते हैं, एक पार्ट 1 है जो लेटर वाला है और पार्ट 2 जो है वो थियरी है। तो फिलहाल मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ जो थियरी पोर्शन है। लेटर वाला पोर्शन जो होगा मैं किसी दिन आपको समझा दूंगा कि लेटर किस तरह लिखा जाता है, लेटर में किन बातों को ध्यान में रखना होता है। बाकी अंदर का जो कंटेंट है वो तो आपको सवाल के बेस पर डिसाइड करना होगा। तो वो लेटर कैसे लिखा जाता है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरह से लिखना है। ठीक है, फिलहाल जो मेन है वो ये है हमारा पार्ट 2, यानी जो हमारा सेकंड पार्ट होता है एसपी में ही जो पीछे साइड होता है भाग 2। उसमें जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर शेयर प्रकाशित करना, तो उस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दे जाऊंगी कौन कौन सी क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, क्वेश्चंस के आंसर को लर्न कैसे करना है, लिखना कैसे, वो हर बातें मैं एसपी से रिलेटेड आपको बताते जाऊंगा। एसपी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेसिकली जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, साल भर अकाउंट से को बीए के पीछे भागते रहते हैं और एसपी को नहीं देखते हैं। बट ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एसपी में आप इको बीए के बराबर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर आप एसपी को थोड़ा बहुत रेगुलर स्टडी कर लेते हो तो 90 मार्क्स से ज्यादा इजीली आ सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि नॉर्मल स्टडी के साथ भी आप 90 से ज्यादा मार्क्स एसपी में ला सकते हो, लेकिन कहा ना, स्टडी करना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों का शिकायत ही था कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया है एसपी पढ़ाना, ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप इसको आसानी से याद कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। आज इसमें मैं दो क्वेश्चन कवर करूंगा, एक है आवेदन की विधि, दूसरा है आवंटन की विधि। इसमें से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आवंटन की विधि, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेदन की विधि भी इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा कम पूछा गया है आवंटन की तुलना में। आवंटन अगर जैसे मार्क्स देंगे अगर हम, तो उसको 2 नंबर दूंगा तो इसको 1 नंबर दूंगा, यानी वो ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को समझते हैं कि शेयर प्रकाशित करना क्या होता है। इंट्रोडक्शन के साथ पूरी कहानी की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सिचुएशन कैसा है कि जब कोई भी कंपनी शुरू होती, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो लिखा है अभी उसको फिलहाल इग्नोर करो, जो कह रहा हूं उसको सुनो। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, जैसे कि मान लो उस कंपनी की वैल्यूएशन है 1 करोड़ रुपए। कितनी वैल्यूएशन है? 1 करोड़। अब वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन का मतलब ये है उस कंपनी की टोटल कीमत, मतलब ये है आज से नहीं, आने वाले 4-5 सालों को मिलाकर कंपनी की जो टोटल कीमत होने वाली है, मान लो वो 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ रुपए है अगर, तो तुम वो 1 करोड़ लेकर आओगे कहाँ? क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। वैल्यूएशन मतलब तुम्हारा टारगेट है माइंड में कि मुझे ऐसी कंपनी बनानी है कि 1 करोड़ जिसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है। वो पैसे आएंगे कहाँ? तो हमारे पास कई रास्ते हैं कि हम जाके किसी से मांग सकते हैं, लेकिन अगर तुम किसी से मांगने जाओगे तो कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपए ऐसे ही उठा के दे देगा, बोलेगा मैं किस बात का पैसे दूं तुम्हें। तो हमारे पास रास्ता ये होता है, हम उनको अपने ही कंपनी में मालिक बना लें। राइट, यानी हम क्या करते हैं, इन 1 करोड़ रुपए को, ध्यान से सुनना, 10 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे। ध्यान से सुनना, इस 1 करोड़ को हम 10 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। क्या कर देते हैं, इस 1 करोड़ को हम 10 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और हर टुकड़े की जो कीमत होती है वो होती है 10 रुपए। और ये जो हर टुकड़ा है, इस प्रत्येक टुकड़े को ध्यान से समझना, इस प्रत्येक को ही क्या कहा जाता है, शेयर। ये बात याद रखना है। ठीक है, जब आप शेयर की परिभाषा जाने रहोगे तो आपको बाकी चीजें समझने में आसान होगी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यानी वो अपने कंपनी की जो पूंजी होती है, कंपनी की जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को वो लोग छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है शेयर पूंजी। क्या कहा जाता है इसे? शेयर पूंजी। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि शेयर पूंजी क्यों कहते हैं इसको। क्लियर है? अब ये शेयर पूंजी वो लेते कहां से? तो वो लेते हैं आम जनता से। किसके पास से लेते हैं? आम जनता के पास से। अब सवाल ये कि आम जनता को सपना आएगा? बिल्कुल नहीं। तो आम जनता को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या प्रकाशित करते हैं, विज्ञापन पत्र। ध्यान से सुनना, यानी कंपनियां क्या करती हैं, आम जनता को पता चले, उनको पता चले कि भाई हम नई कंपनी शुरू कर रहे हैं, अब सपना तो आएगा नहीं, तो हम क्या प्रकाशित करते हैं, विज्ञापन पत्र। इसी को कहा जाता है प्रविवरण। क्या कहा जाता है? प्रविवरण द्वारा दरखास्त। ठीक है, ध्यान से सुना, या तो विज्ञापन पत्र कहो या तो प्रविवरण कहो, दोनों ही सही है, पर हम विज्ञापन पत्र लेंगे क्योंकि प्रविवरण बोलने में मुझे थोड़ा दर्द होने लगता है गले में, तो मैं विज्ञापन पत्र बोलूंगा। ठीक है, तो विज्ञापन पत्र प्रकाशित करके आम जनता को बोलते हैं कि आओ आओ हमारे कंपनी के शेयर खरीदो।
क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से कंपनियां काम करती है। इसके अलावा भी और तरीके हैं। इसके अलावा तरीके क्या है? इसके अलावा तरीके ये है, वो राइट शेयर इशू कर सकते हैं। राइट शेयर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। राइट शेयर का मतलब क्या होता है? राइट शेयर का मतलब होता है हक के शेयर। अब सवाल ये, हक के शेयर का मतलब क्या है? हक के शेयर का मतलब ये है कि मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई कंपनी है जिसमें ऑलरेडी उन्होंने शेयर प्रकाशित किया था, यानी कोई पुराना ग्राहक है, तो जब उस कंपनी ने दोबारा शेयर प्रकाशित किया है, तो वो पहले अपने पुराने ग्राहकों को बोलती है कि क्या तुम्हें ये वाला पैसा, ये वाला शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पुराने ग्राहकों को वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, पुराने ग्राहकों को नहीं बताएंगे, तो वो बुरा मान जाएंगे। इसी वजह से उनको बताना पड़ता है, और इसीलिए उस शेयर को हम क्या कहते हैं? हक के शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हक के शेयर या राइट शेयर। ठीक है, ये बात याद रखना, उसको हम क्या कहते हैं? राइट शेयर या हक शेयर। क्लियर है? और इसी के अलावा और भी रास्ते हैं। इसके अलावा है बोनस शेयर के द्वारा। अब सवाल है बोनस शेयर क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। बोनस शेयर का मतलब ये होता है कि जो कंपनी होती है, अपने कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, ठीक है, या किसी भी लोग को, ठीक है, मैं कर्मचारी इसलिए लिख दिया क्योंकि सभी तो कर्मचारी ही एक प्रकार के, तो अपने यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों को उनके काम के बदले में प्रतिफल देती है। प्रतिफल का मतलब सैलरी देती है। मान लो किसी महीने सैलरी ना देके उन लोगों को क्या दे दिया? शेयर दे दिया। तो इस तरह से बोनस शेयर के द्वारा भी वो लोग शेयर प्रकाशित कर सकते हैं। और थर्ड हमारा लास्ट है, जो है लास्ट ये है कि निजी स्तर पर, कितने स्तर पर, सॉरी किस स्तर पर? निजी स्तर पर, ठीक है, यानी निजी स्तर पर भी वो लोगों को शेयर दे सकती। निजी स्तर का मतलब ये हुआ, कंपनी फोन उठाएगी, अपने रिश्तेदारों को फोन करेगी, अपने पहचान वालों को, भाई हम लोग शेयर दे रहे हैं, लेना है तो ले लेना, कंपनी अच्छी है, हम शुरू कर रहे हैं, ऐसा है, ये है, वो है। तो ये होता है निजी शेयर। इस तरह से टोटल कितने तरीके हैं? 4 तरीके, ध्यान से सुनना। यानी कोई भी कंपनी 4 तरीके से शेयर प्रकाशित कर सकती है। पहला है विज्ञापन द्वारा आम जनता के साथ, दूसरा है अधिकार के शेयर, तीसरा है बोनस शेयर, और चौथा है निजी स्तर पर। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? और कंपनी में जो हमारी सभी कंपनियां हैं, जो कंपनियां शेयर प्रकाशित करती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम सब जानते हैं कि अगर कोई काम होता है तो उस काम का ध्यान सही से बना रहे, मतलब उस काम में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमारे देश में अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। तो शेयर्स का काम देखने के लिए हमारे यहाँ पे एक कानून बनाया गया है, उसका नाम है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, राइट। और इसे बाद में, उसके बाद है कंपनी कानून 2013, और साथ ही साथ है विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, यानी कि जिसको बोला जाता है सेबी। याद रखना है, सेबी का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट के तौर पे, ताकि आप याद रखना। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। अगर हिंदी में याद नहीं रहता है तो इंग्लिश में याद करना, क्योंकि इंग्लिश वाला याद करना आसान है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिख देता हूँ। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना है। अभी यहाँ पे देखो, जो भी मैंने समझाया कि कंपनी आम जनता को, या कंपनी कितने प्रकार से शेयर प्रकाशित कर सकती है, या किस तरह से शेयर के पैसे वसूल सकती है, तो इसके टोटल कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार, जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें पहला था सार्वजनिक अभिदान यानी विज्ञापन पत्र द्वारा, दूसरा मैंने बताया राइट अभिदान, तीसरा बताया बोनस, और चौथा था निजी स्तर पर। क्लियर है? तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो इतने तरीके हैं जो आम जनता से पैसे वसूल सकती है। क्लियर हुआ इतना? अब जिसे बिक्री के लिए निवेदन या दरखास्त के, ध्यान से सुनना, जब आम जनता के पास से ये लोग आमंत्रण लेते हैं, ध्यान से सुना, जब ये लोग, यानी जो कंपनियां होती हैं, वो अनुमति लेकर अंशधारी अपने पास के अतिरिक्त शेयर भी आम जनता को दे सकता है, जिसे बिक्री के लिए निवेदन या दरखास्त यानी ऑफर फॉर सेल कहते हैं। अब इसको थोड़ा एक बार वापस रीड करते हैं, क्या लिखा है? कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल की अनुमति लेकर, किसकी अनुमति लेकर? संचालक मंडल की अनुमति लेकर अंशधारी अपने पास के अतिरिक्त शेयर, जैसे मान लो मिस्टर ए है, कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास 500 शेयर है, कितने शेयर है, सॉरी 5000 शेयर है, और मिस्टर ए चाहते हैं कि मैं इसमें से 1000 शेयर किसी को दे दूं, उनको नहीं खरीदना, उनको सॉरी नहीं रखना है, वो बेचना चाहते हैं, तो 1000 शेयर जो है वो क्या बोल देंगे? खरीद लो, खरीद लो, यानी बोलेंगे भैया सेल के लिए है, किसी को खरीदना है तो ले लो। इसी को बोला जाता है ऑफर फॉर सेल, या दरखास्त, अरे सॉरी बिक्री के लिए निवेदन या दरखास्त। क्लियर हुआ इतना? तो इतने टॉपिक आपको याद रखने हैं। इसमें एक और टॉपिक बनता है, एक और टॉपिक क्या बनता है?
कि विज्ञापन पत्र अर्थात क्या, क्या विज्ञापन पत्र अर्थात क्या, ध्यान से सुनना, सवाल बनता है विज्ञापन पत्र अर्थात क्या। तो विज्ञापन पत्र क्या होता है, किसी भी प्रकार की नोटिस, गस्ती पत्र, विज्ञापन पत्र और दूसरे दस्तावेजों द्वारा कंपनी आम जनता को प्रतिभूतियां खरीदने के लिए आमंत्रण देती है, जिसे विज्ञापन पत्र या प्रविवरण कहते हैं। गस्ती पत्र मतलब यही इंफॉर्मेशन, मतलब एक ऐसा कागज जिसमें कंपनी अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखे, उसे गस्ती पत्र कहते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में ऐसा होता था, तांबे के पत्र में लिखा जाता था, उसी को गस्ती पत्र बोलते हैं। तो याद रखना, किसी भी प्रकार की नोटिस, गस्ती पत्र या विज्ञापन पत्र और कोई दूसरे दस्तावेज जिसके द्वारा कंपनी आम जनता को अपने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण दे, उसे कहा जाता है विज्ञापन पत्र या प्रविवरण। क्लियर है इतना। अब ये सारी प्रक्रिया में काम करने के लिए कौन कौन लोग होते हैं, इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से काम कर सको। सबसे पहले इसमें शामिल होते हैं लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, निर्गम बैंक जिनको बैंकर्स टू इशू बोलते हैं, अभिगोपक होते हैं जिनको हम ये अभिगोपक को शायद भूल गया अंडर सब्सक्राइबर ऐसा कुछ बोलते हैं, अंडर राइटर्स, सॉरी अंडर राइटर्स। ठीक है, फिर डिपोजिटरी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, दलाल, ऐसे लोग होते हैं। यानी इतने लोग मिल के ये पूरा काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो ये था तुम्हारा पूरा इस चैप्टर का बेसिक। अब चलते हैं एक एक करके टॉपिक समझते हैं। तो इसमें जो है शेयर प्रकाशित करने का काम, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है शेयर आवेदन विधि, दूसरा है शेयर आवंटन विधि। जैसा क्लास स्टार्ट होने के पहले ही मैंने बता दिया, इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका शेयर आवंटन विधि, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2018, 19, 20 और 22, लगभग हर साल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के आया है। ये 22 वाले में भी आया था और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। ये वाला जो है थोड़ा कम आईएमपी है, लेकिन ये भी क्या है, आईएमपी है। देखो दोनों में अंतर है, मैंने लिखा है यहाँ मोस्ट और यहाँ पे लिखा सिर्फ आईएमपी, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आवेदन की विधि। आवेदन की विधि में पहला पॉइंट है बैंक में खाता खुलवाना। ध्यान से सुनना, बैंक में खाता खुलवाना। जैसे मैं कहानी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनते जाता, सॉरी सुनते जाना। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैंक में खाता खुलवाना है। तो हम लोग बैंक में खाता कैसे खुलवाते हैं, हम लोग बैंक में जाते हैं, आधार कार्ड पासबुक लेकर जाते हैं, बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, राइट। अब बैंकों का काम कैसा होता है वो ध्यान से सुनना, कि इनको खाता खुलवाना जरूरी भी क्यों है, वो सारी बातें इस टॉपिक में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है बैंक में खाता खुलवाना। ध्यान से सुनना, कंपनी द्वारा शेयर पूंजी प्रकाशित करने के व्यवहार करने के लिए निर्गम बैंक की नियुक्ति की जाती है। याद रखना, कंपनी खुद लोगों के पास नहीं जाएगी पैसा इकट्ठा करने के लिए, वो किसी बैंक को निर्गम बैंक के तौर पे काम करने के लिए रख लेगी। ठीक है, जिसको बोला जाएगा बैंकर्स टू द इशू। ध्यान से सुनना, पहली बात याद रखना है कि कंपनी जो है शेयर पूंजी प्रकाशित करने के लिए किसी भी बैंक को या व्यवहार के लिए किसी बैंक को निर्गम बैंक के रूप में नियुक्त कर सकती है। और ये जो निर्गम बैंक है या जो भी बैंक होगा, ये कैसा होना चाहिए, अनुसूचित बैंक होना चाहिए, यानी शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कैसा बैंक होना चाहिए, शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि कंपनी द्वारा निर्गम बैंक में शेयर पूंजी के व्यवहार करने के लिए ही विशेष खाता खुलवाया जाता है। इस खाता को क्या कहते हैं, एस्क्रो बैंक अकाउंट बोला जाता है या एस्क्रो बैंक खाता बोला जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि एस्क्रो बैंक खाता अर्थात क्या। तो याद रखना, कंपनी द्वारा निर्गम बैंक में शेयर पूंजी के व्यवहार, ध्यान से सुनना, निर्गम बैंक में शेयर पूंजी के व्यवहार करने के लिए विशेष खाता खुलवाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एस्क्रो बैंक खाता। मैंने बोला ना कि किसी बैंक में जाके वो खाता खुलवाएंगे, तो उसी खाते को क्या बोला जाएगा, एस्क्रो बैंक खाता या एस्क्रो बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ इतना। अब ये खाता कैसे खुलवाया जाएगा, ये तीन बातें आपको याद रखनी। पहला बात क्या रखना है कि एक बैंक की नियुक्ति होगी जिसको निर्गम बैंक बोलते हैं, और वो बैंक ऐसा कैसा होना चाहिए, तो शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए। तीसरा, जो खाता खुलवाया जाएगा उस खाते को क्या बोला जाता है, एस्क्रो बैंक खाता। यानी तुम्हारे 3 पॉइंट तो कवर हो गए, राइट। इसी तरह से तुम्हें आंसर्स को याद रखना है और इन वर्ड्स का प्रॉपर तरीके से यूज करना है, ताकि तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम पावरफुल बने। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें आंसर्स याद भी करवा दूं और तुम्हें ये भी बताऊं कि आंसर्स में लिखना क्या मेन मेन है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट में चलते हैं। संचालक मंडल की सभा में खाता खुलवाने संबंधी ठहराव की नकल दूसरे दस्तावेज बैंक में पेश करके यह खाता खुलवा जाता है। जैसे मैंने बोला, हम खाता कैसे खुलवाते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड देके, राइट। लेकिन कंपनी वाले कैसे खाता खुलवाएंगे, तो कंपनी वाले संचालक मंडल की सभा करेंगे, वहां पे जो संबंधित ठहराव की नकल होगी
ठहराव की नकल का मतलब कंपनी वाले रेडी हो गए, जो एक सिक्का लगा के स्टैम्प एक पेपर बनाएंगे वो, और दूसरे अन्य दस्तावेज कंपनी के बारे में वो दे देंगे कंपनी में खाता, अरे बैंक में खाता खुलवाने के लिए। ठीक है, फिर यह खाता खुलवाते समय कंपनी गारंटी देती है कि शेयर आवंटन की रकम इसी खाते में जमा कराई जाती है, सॉरी कराई जाएगी, और शेयर आवंटन की विधि पूर्ण होने के बाद शेयर पूंजी और प्रीमियम सहित की रकम कुल रकम कंपनी के खाते में परिवर्तित की जाएगी। तो सिंपल बात याद रखना है, खाता खुलवाया जाएगा और जो बैंकें हैं उनको ये आश्वासन दिया जाएगा कि जब जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम पैसा पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, अंश आवंटन की विधि पूर्ण होने के पश्चात ये खाता क्या कर देना होता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला इसमें आपका चौथा पॉइंट ये हो गया, और पांचवा पॉइंट ये हो गया, खाता बंद कर दिया जाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद अब ध्यान से सुना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि सेबी की अंतिम मार्गदर्शिका 1-1-16 के अनुसार शेयर क्रय के लिए आवेदन जो है वो आसबा द्वारा ही किए जाते हैं। अब आसबा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आसबा का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसबा। आसबा, ठीक है, ये ज्यादा हो गया। आसबा का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, आसबा का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब सवाल है कि आसबा का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। आसबा का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट की कार्य प्रणाली के अनुसार शेयर आवेदन की संबंधित, ध्यान से सुना, शेयर आवेदन की रकम संबंधित आवेदक के बैंक खाते में शेयर आवंटन की विधि पूर्ण हो तब तक ब्लॉक कर दी जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है, जैसे कि मान लो मैं, ठीक है, मिस्टर ए, ठीक है, मैंने रिलायंस कंपनी के, ठीक है, मैंने रिलायंस कंपनी के 50,000 रुपए के शेयर खरीदे। कितने हजार रुपए के शेयर खरीदे? 50,000 रुपए के। तो बैंक क्या करेगी, इस 50,000 रुपए को क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी। ध्यान से सुनना, इस 50,000 रुपए को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। मतलब ये है, ना ये पैसा मैं निकाल सकता हूं, ना ये पैसे का मैं कहीं यूज कर सकता हूं, ना ही ये पैसे में कहीं ट्रांसफर कर सकता हूं। इसको क्या कर देंगे? बोलो ब्लॉक कर देंगे। कब तक ब्लॉक कर देंगे? जब तक रिलायंस कंपनी के पास से रिस्पॉन्स नहीं आता है कि मेरा शेयर स्वीकार कर लिया गया है, या मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, या मुझे शेयर दे दिया गया है, या मुझे शेयर नहीं दिया गया है, तब तक के लिए इस अमाउंट को क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। और इसीलिए बोला जाता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही काम हो जाएगा, अगर मान लो 50,000 के शेयर नहीं, कम शेयर स्वीकारा गया है, तो जो बाकी पैसा बचेगा वो मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ इतना? और अगर पूरा स्वीकार कर लिया गया तो मेरा खाता जो ब्लॉक था वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, इतना पॉइंट है। अब इसमें देखो मैंने कई सारी चीजें बताई जो तुम्हें याद रखनी है। तो मुख्यतः याद रखनी, निर्गम बैंक में खाता खुलवाना होता है, और वो बैंक कैसा होना चाहिए? अनुसूचित बैंक होना चाहिए। जो खाता खुलवाया जाएगा उसको एस्क्रो बैंक खाता बोला जाता है, और खाता खुलवाने के लिए ठहराव की नकल दस्तावेज जमा किया जाता है, और उसके बाद साथ ही साथ उनको प्रॉमिस करते हैं कि भाई कुछ दिन के बाद ये खाता बंद कर देंगे, यानी जैसे पैसा मिला पैसा निकाल के खाता बंद कर देंगे। और ये जो पैसा मिलेगा इसको आसबा के तौर पे स्वीकार किया जाएगा। आसबा क्या होता है? आसबा का मतलब ये होता है, जो आवेदक होता है आवेदन जितना करेगा उतना रकम तक के लिए जब तक आवंटन नहीं होगा आपका, उसका खाता, किसका? आवेदक का खाता हम क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। क्लियर है इतना? तो इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है अंश आवेदन पत्र प्राप्त करना। ये पहला पॉइंट था, बैंक में खाता खुलवाना। ये पूरा जानकारी जो था वो बैंक के बारे में था कि बैंक क्या काम करेगी। इसमें देखो कहीं भी दूसरा नाम नहीं आया, हर जगह बैंक बैंक ही आया है। अब बात करते हैं आवेदन पत्र प्राप्त करना। अब आम जनता को पता चल गया है। अब आम जनता को पता चल गया है तो उनको 2-4 दिन का टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, हमें सोचने का वक्त चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी वही काम होगा। ठीक है, सार्वजनिक निर्गम संबंधी विज्ञापन पत्र या प्रविवरण को सेबी की स्वीकृति मिलने के बाद कौन सी तारीख के दौरान अभियान खुला रहेगा, इसका कंपनी अखबारों में इश्तेहार देती है। मतलब ये है कि आम जनता को बताएगी कि भाई जो इश्तेहार में हमने निकाला है कि हमें शेयर बेच रहे हैं, उसके लिए सिर्फ 5 दिन आपको मिलता है। आप सोच लो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन 5 दिनों के दौरान जो इच्छा रखता है, यानी जिनको खरीदना होगा, यानी इच्छुक सभी प्रकार के विनियोगकर्ता। अब इन सभी प्रकार के विनियोगकर्ता में कौन कौन लोग होंगे? तो शेयर दलाल, ध्यान से सुनना, इसमें कौन कौन आ सकता है? इसमें शेयर दलाल आ सकता है, उप दलाल आ सकता है, या स्टॉक एक्सचेंज आ सकता है। अब ये लोग क्या करेंगे? आसबा के लिए स्वीकृत बैंक की शाखा में से आवेदन पत्र प्राप्त करके सभी विगतें हस्ताक्षर सहित भरकर दलाल या पेटा दलाल के पास जमा कर देंगे। कोई भी विनियोगकर्ता, ध्यान से सुनना, कोई भी विनियोगकर्ता डायरेक्टली जाके शेयर नहीं खरीदता है, वो किसी न किसी दलाल के द्वारा खरीदता है या स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा खरीदता है। ठीक है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं होती कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए अपना काम उनको सौंप देता है, इसलिए दलालों को रखा जाता है।
ओके, फिर यह दलाल आसबा के लिए स्वीकृत बैंक में आवेदक की ओर से आवेदन जमा कराता है और आवेदक स्वयं भी आसबा के लिए स्वीकृत बैंक में अंश आवेदन पत्र जमा करा सकता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा गया कि लोग दलालों की मदद लेते हैं। क्लियर है इतना? तो सेकंड पॉइंट में इतना याद रखना है। उसके बाद हम सीधा चलते हैं, बाकी का भी तुम्हें याद रखना हो तो याद रख सकते हो कि भाई खाता खुलवाना हो तो खाते में आसबा के द्वारा पैसा भरना पड़ता है, रकम को ब्लॉक कर दी जाती है, डीमेट खाते के अनुसार साइन करना होता है, यानी डीमेट खाते का साइन और तुम्हारे बैंक का खाते का साइन सेम होना चाहिए। साइन सेम नहीं हुआ तो तुम्हारा काम नहीं होगा, फिर तुम्हारी जो रकम है वो ब्लॉक कर दी गई होगी तो उसकी जानकारी तुम्हें दी जाएगी, लीड मैनेजर को भी दी जाएगी, ये सारी बातें। ठीक है, इसमें मेन है आपका इतना ही याद रखना है। उसके बाद अगला है शेयर आवेदनों का वर्गीकरण। अगला क्या है? शेयर आवेदनों का वर्गीकरण। तो आवेदनों का वर्गीकरण में क्या है कि जितने भी शेयर आवेदन मिलते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी शेयर आवेदन मिलते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, कि अंश आवेदन पत्र मिलने के बाद उनके पत्रक तैयार किए जाते हैं, मतलब सभी के लिए कागज तैयार किया जाएगा। अपूर्ण जानकारी वाले आवेदन पत्र क्या किए जाते हैं? नामंजूर, यानी जिसमें जानकारी बराबर नहीं भरी गई होगी ऐसे पत्र को क्या कर दिया जाता है? अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्रों का, ध्यान से सुनना, जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट आए थे उनके लिए तैयार किया जाता है आवंटन पत्रक। अभी आवंटन पत्रक कैसे तैयार किया जाएगा? तो उसके लिए पहले, ध्यान से सुनना, उसके लिए पहले जितने भी आवेदन आए हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण कितने प्रकार में किया जाएगा? तो याद रखना, 4 प्रकार के आवेदकों को आवेदनों का वर्गीकरण किया जाता है। याद रखना है, एग्जाम में ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था, 2022 में और 2018 में भी शायद आया था कि 4 प्रकार के आवेदकों में आवेदनों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि आवेदकों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो कितने प्रकार से किया जाता है? 4 प्रकार से। एक, फुटकर विनियोगकर्ता, दूसरा बिन संस्था के उच्च नेटवर्थ धारक विनियोगकर्ता, तीसरा संस्था के विनियोगकर्ता और चौथा कंपनी के कर्मचारियों में से आवेदक। क्लियर हुआ? इतना 4 होंगे। एक रिटेलर्स, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, तीसरा इंस्टीट्यूशनल और चौथा कंपनी में काम करने वाले लोग। क्लियर है इतना? अब उसके बाद क्या होगा कि सेबी की मार्गदर्शिका के अनुसार फुटकर विनियोगकर्ताओं के लिए कुल प्रकाशित अंशों की कम से कम 10% अंश आरक्षित रखना जरूरी है। यानी कि कंपनी के जितने भी शेयर होंगे उसमें से 10% अंश किसके लिए होते हैं? फुटकर विनियोगकर्ता के लिए। तो ये इसी पॉइंट में लिख देना। इतना काम हो गया। इतने काम के बाद अगला होगा आवंटन तथा आवंटन पत्रक। ध्यान से सुनना, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए सभी मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो तुम्हें इसी पे मेन फोकस करना है, यही वर्ड तुम्हें मेन याद रखना है। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला है आवंटन तथा आवंटन पत्रक। यानी कि जिन लोगों का शेयर स्वीकार कर लिया गया होगा, यानी जितना भी शेयर स्वीकार किया होगा उतने शेयर के अनुसार उन्हें आवंटन पत्रक दिया जाएगा, यानी उन्हें बताया जाएगा भाई तुम्हारा शेयर स्वीकार कर लिया गया है, कांग्रेचुलेशन। राइट? अब क्या होगा देखो यहाँ पे, प्रत्येक प्रकार के आवेदकों को कितने आवेदन पत्र मिले हैं, उस वर्ग में कितने अंश आवंटन करने हैं, उसकी तुलना की जाती है। और यदि प्राप्त आवेदन पत्र उस वर्ग के लिए आवंटित अंशों की संख्या से अधिक हो तो अनुपातिक आवंटन किया जाता है। मतलब क्या है कि ऐसे समझो, हर क्लास वाले, जैसे कभी होता है ना कंपटीशन होता है तुम्हारे स्कूल में, और कंपटीशन में बोला जाता है यार हमें 11 लोगों की जरूरत है, और मान लो एक ही क्लास में से 11 आ गए, तब ऐसा नहीं होगा हम कि उसी में क्लास में से ले लेंगे, हम देखेंगे हर क्लास में से कितने आए हैं, फिर उस क्लास में से कितने ले सकते हैं, यानी अनुपात निकालेंगे, हर क्लास में से दो दो ले लो। ठीक है, अगर 11 लोग आए हैं तो 3 ले लो, 5 आए हैं तो 1 ले लो, यानी सभी को बराबर बराबर, ऐसा ना हो किसी को बुरा लगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, अनुपातिक आवंटन कर देंगे। क्लियर हुआ इतना? फिर निर्गम के लीड मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, अंश पंजीयन के लिए आवेदन किए गए मान्य शेयर बाजार के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा आवंटन को अंतिम रूप दिया जाता है। तो याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है लीड मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी का अगला काम होगा कि ये बाकी का काम खत्म करें। ठीक है, फिर जिन लोगों का स्वीकार किया हो गया होगा उनका नाम, उनका डीमेट खाता नंबर, आवंटित अंशों की संख्या, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के आईडी नंबर, ये सारी चीजें लिखकर एक कागज तैयार किया जाता है, और उस कागज को हम क्या कहते हैं? आवंटन पत्रक। क्लियर है? जितने आवेदकों का अंश आवंटन स्वीकार किया गया, ध्यान से सुनना, अंश आवंटन स्वीकार किया गया या उनको अंश आवंटन किया गया, सॉरी अंश आवंटन किया गया हो, ठीक है, तो उन लोगों का खाता नंबर, उन लोगों का नाम, अंश आवंटन की संख्या, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के आईडी नंबर सहित एक कागज तैयार किया जाता है, उस कागज को हम क्या कहते हैं? आवंटन पत्रक। क्लियर है? और इसके बारे में उनको जानकारी दे दी जाएगी। तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट। और भी पॉइंट्स लिखा है, बाकी का तुम एक बार रीड कर लेना। बाकी का वही लिखा है, स्कूल अकाउंट में ब्लॉक करना है, क्या करना है, मैसेज करना है। प्रेजेंट जनरेशन में भाई इलेक्ट्रॉनिक का काम चल रहा है तो ईमेल और एसएमएस चला जाता है उनको। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, अंश आवंटन की विधि। पहला पॉइंट हमारा क्या था?
पहला पॉइंट था हमारा आवेदन, हमने आवेदन स्वीकार कर लिया है। अभी जब आवंटन करना यानी लोगों को शेयर देना है, इतना आसान नहीं है कि आवंटन स्वीकार कर लिया आप शेयर बांट दिए, उसके लिए पूरा प्रोसीजर है। अभी प्रोसीजर कैसे है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आवंटन का मतलब समझ लो क्या होता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अंश आवंटन का मतलब क्या होता है। तो कंपनी द्वारा प्रकाशित किए गए अंशों के संदर्भ में, ध्यान से सुनना, कंपनी द्वारा प्रकाशित किए गए अंशों के संदर्भ में आम जनता की ओर से प्राप्त अंश आवेदनों का, ध्यान से सुनना, आवंटन करना और आवेदक के डीमेट खाते में अंश जमा करना ही अंश आवंटन या वितरण कहलाता है। आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट, अलॉट सॉरी आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का मतलब होता है वितरण करना। क्या होता है? वितरण करना। क्या इसका मतलब होता है? वितरण करना, यानी कि जितना तुमने मांगा था उतना तुम्हें दे दिया गया है। क्लियर है इतना? तो वही बात बोला गया है कि कंपनी द्वारा प्रकाशित किए गए अंशों के संदर्भ में, यानी जितना कंपनी ने अंश प्रकाशित किया था उसके सामने जितना लोगों ने आवेदन किया गया था उनके उनका आवेदन स्वीकार किया गया है, और आवेदन के सामने, ध्यान से सुनना, आवेदन के सामने उनके डीमेट खाते में उतना अंश जमा कर दिया गया है। इसी को कहा जाता है आवंटन। क्लियर है इतना? अब ये आवंटन का मतलब था। अब चलते हैं आवंटन के प्रोसीजर की तरफ, यानी कि उसके विधि की तरफ। तो ये जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। टोटल 8 पॉइंट है, कभी कभी बोलता है 4 लिखो, कभी कभी बोलता है 6 लिखो, तो आप पूरा 8 का 8 याद रखो, ताकि जितना हो सके उतना तुम अच्छे से लिख पाओ। ओके, तो पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होगा कि आसबा मान्य बैंक की शाखाओं द्वारा, यानी जितनी जगह पे तुम लोगों ने वो अकाउंट खुलवाया था आसबा वाला, ठीक है, जितने जगह पे तुमने एस्क्रो बैंक वाला खाता खुलवाया था, शेड्यूल बैंक में खाता खुलवाया था, उसमें तुम्हें करना क्या है कि आसबा मान्य बैंक की शाखाओं द्वारा, ध्यान से सुनना, अंश आवेदन की रकम संबंधित आवेदक के खाते में क्या करना है? स्थगित करना। हमने ये बात पढ़ भी लिया था कि उसके खाते में क्या करना है? स्थगित करना है, मतलब ब्लॉक करना है। और स्थगित हुए आवेदन कंपनी के सार्वजनिक अभियान के लिए नियुक्त सिंडिकेट मेंबर को सौंपना, जो हमने पढ़ा था कि जितने आसबा मान्य शाखाएं हैं उनमें आवेदन जितना भी मिला है, ध्यान से सुना, जितने भी आवेदन की रकम मिली है उनको स्थगित करना, और जितना हमने स्थगित किया है वो सारी सार्वजनिक अभियान को हम किसको बता देंगे? सिंडिकेट मेंबर को। तो पॉइंट समझो इसको पहले, आसबा मान्य बैंक शाखाएं हैं, आवेदन की रकम है, उसको स्थगित करना है, और इसकी जानकारी सिंडिकेट मेंबर को देनी है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? उसके बाद अब ये सिंडिकेट मेंबर आगे का काम करेगा। ठीक है, ये जो सिंडिकेट मेंबर होगा ये आगे का काम करेगा, और आगे का काम क्या होगा? सिर्फ सिंडिकेट मेंबर द्वारा आवेदन की माहिती, ध्यान से सुनना, अब ये सिंडिकेट मेंबर क्या होगा? आवेदन की जानकारी, माहिती मतलब जानकारी, माहिती गुजराती वर्ड है, क्या क्या करेगा उसमें, यानी जो कागज बनाने वाला है उसमें आवेदक का नाम, विनियोगकर्ता का वर्ग, आवेदन की विनियोगकर्ता का वर्ग मतलब 4 वर्ग है ना, उसमें से कोई वर्ग, आवेदन किए गए संख्या, सॉरी, अंशों की संख्या, अंश की कीमत, आवेदन फॉर्म नंबर, डिपोजिटरी पार्टिसिपेट नंबर, डीमेट नंबर, भरी रकम, इन सारी चीजों की जानकारी कहां देता है? इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम में भरता है। तो अब इसको तुम पूरा याद कैसे रखोगे? ये जो बीच के सारे पॉइंट्स हैं ये नॉर्मल पॉइंट्स है, ये तुम अपने हिसाब से याद रखना, आवेदन का नाम, विनियोगकर्ता का वर्ग, संख्या, रकम, फॉर्म नंबर, पार्टिसिपेटिंग नंबर, डिबेट नंबर, सारा ये इतना याद रखना। ये सारी बातें कहाँ लिखी जाती हैं? तो ये सारी की सारी बातें जो है इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम में। ठीक है, पहला काम क्या है? पहला काम है आसबा मान्य बैंक की शाखाओं में से जो रकम मिला है वहां से उनका आवेदक का क्या करना? स्थगित करना, यानी कि रोक के रखना। उसके बाद उस सिंडिकेट मेंबर को बता देना। सिंडिकेट मेंबर क्या करेगा? सारी जानकारी इकट्ठा करके इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम में भर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम में भरने के बाद आगे बढ़ो। सिंडिकेट मेंबर के द्वारा आवेदन और समस्त विवरण निर्गम अभिधान रजिस्टर को भेजा जाता है, यानी उसने बिडिंग सिस्टम में भर दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पूरा लिख दिया है, तो वो किसको भेज देगा? अभिधान रजिस्ट्रार को भेज देगा, और आवेदन की समस्त जानकारी मान्य शेयर बाजार को भी भेजी जाती है। यानी अगला काम होगा कि अभिधान रजिस्ट्रार को साथ ही साथ मार्केट यानी शेयर बाजार को भेज दिया जाएगा। क्लियर हुआ इतना? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है आसबा मान्य शाखा वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सिंडिकेट मेंबर इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम में भर देगा, और उसको कहां भेज देगा? अभिधान रजिस्ट्रार के पास और शेयर बाजार के। क्लियर है? ये काम सिंडिकेट मेंबर ही करता है। तो पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है कि अभिधान या निर्गम रजिस्ट्रार प्राप्त आवेदनों को विनियोगकर्ता के अलग अलग वर्ग, जैसे कि जितना मैंने 4 वो बताया था, पहला क्या बताया था? फुटकर विनियोगकर्ता, ये पूरा कलर हो जाता है। पहला क्या बताया था? फुटकर विनियोगकर्ता। दूसरा बताया था उच्च नेटवर्क धारक विनियोगकर्ता। उसके बाद विदेशी विनियोगकर्ता, कंपनी के कर्मचारी, संस्था के विनियोगकर्ता, यानी इसमें एक और बढ़ा दिया विदेशी विनियोगकर्ता। इनके बारे में इनको बांटा जाता है। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान से सुनना।
पहला है आसबा, दूसरा सिंडिकेट मेंबर इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग करता है, रजिस्ट्रार को बताएगा, शेयर बाजार को बताएगा। फिर जो अभिदान निर्गम रजिस्ट्रार होगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे भेजा है, इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि इसको कैटेगरी में डिवाइड करना, यानी अलग अलग वर्गों में डिवाइड करना। और वर्ग कौन से? तो वो 4 याद रखना, उसमें एक और ऐड कर देना, ठीक है। उसमें क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद क्या होगा? कंपनी के बहुत सारे लोग होते हैं। कंपनी के लोग कौन कौन से? निर्गम रजिस्ट्रार होगा, लीड मैनेजर होगा, सिंडिकेट मेंबर होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, संचालक मंडल होगा। ये सब लोग मिलकर, ठीक है, ये सब लोग मिलकर मीटिंग करेंगे। और मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि अलग अलग वर्ग में आए आवेदनों और उस वर्ग में आवंटित अंशों के आधार पर आवंटन का आधार निश्चित किया जाता है। यानी मीटिंग करेंगे और ये तय करेंगे कि किसको कितना शेयर दिया जाए। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? मैं वापस समझाता हूं। पहला आसबा का काम होगा, दूसरा सिंडिकेट मेंबर इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग का काम करेगा, रजिस्ट्रार को भेजेगा, शेयर बाजार में इन्फॉर्म भी करेगा, ठीक है। उसके बाद जो अभिधान रजिस्ट्रार है वो अलग अलग वर्गों में डिवाइड करेगा। उसके बाद सारे लोगों की मीटिंग होगी। सारे लोगों का मतलब कंपनी के जो मेन लोग होते हैं। तो ये नाम तुम 2-3 बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा। निर्गम रजिस्टर, लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर, कंपनी सेक्रेटरी और संचालक मंडल, ये सब मिलके क्या डिसाइड करेंगे? ये सब मिलके आवंटन का आधार निश्चित करेंगे, ठीक है। ये मेन है आवंटन का आधार। उसके बाद आवंटन का आधार निश्चित करने के बाद उस आधार पे, ध्यान से सुनना, उसी आधार पे अलग अलग आवेदकों के बीच निर्धारित अंशों का आवंटन किया जाता है। यानी यहाँ पे जो निर्धारित हुआ है कि कैसे करना है और यहाँ पे क्या करना है, आवंटन किया जाएगा। क्लियर हुआ? ये था हमारा छठा पॉइंट। और जितना आवंटन किया गया है उसके आधार पर क्या तैयार किया जाएगा? आवंटन पत्रक। और आवंटन पत्रक तैयार करने के बाद शेयर बाजार में डिपोजिटरी और सेबी को भेज दिया जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से 7 पॉइंट कंप्लीट हो गया। पांचवें में क्या कर रहा है? मीटिंग होगी, आधार तय होगा। छठे में आधार के अनुसार उनको आवंटन कर दिया जाएगा। आवंटन करने के बाद एक पत्र तैयार करके शेयर बाजार, डिपोजिटरी और सेबी को भेज देंगे। उसके बाद यही जानकारी हम किसको भेजेंगे? यही जानकारी हम अंश आवेदक कर्ता को भी भेजेंगे। पर वो कैसे भेजेंगे? तो आवेदक के डीमेट खाते में पहले क्या करेंगे? अंश जमा कर देंगे। यानी जितना उसका अंश स्वीकार किया गया है उसके खाते में जमा कर देंगे। साथ ही साथ डिपोजिटरी, मान्य शेयर बाजार, ये सारी बातों को इन्फॉर्म कर देंगे। और साथ ही साथ हम एसएमएस और ईमेल भेज देंगे, जो हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा। क्लियर है? इसके बाद लीड मैनेजर के द्वारा मान्य शेयर बाजार में शेयर पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बाकी का काम है। ये टोटल 8 पॉइंट है। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूं कि टोटल 8 के 8 पॉइंट समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने कहा उसी तरीके से याद करना, तो याद करने में आसान होगा। स्टोरी जैसा मैंने कहा वही स्टोरी दिमाग में रखना, तो याद करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। फिर भी कोई समस्या होती तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो भी दिक्कत है, अच्छा लगा तो भी, नहीं लगा तो भी, ठीक है। लाइक शेयर ये सारी तो बात की बात होती है, पर ये समझ में आया कि नहीं समझ में आई, ये 2 बातें जरूर इन्फॉर्म करना, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।